अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हैं। डिफरेंट वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूं, तो मैंने एक और इश्यूज़ था बहरिया के हवाले से, कुछ डीलर्स के हवाले से, कुछ क्लाइंट्स के हवाले से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। अक्सर हमारे ऑफिस में या फिर सोसाइटी, जो मेन सोसाइटी ऑफिस है वहाँ पे, या अक्सर जो दूसरे डीलर्स हजरात हैं वहाँ पे अक्सर कोई ना कोई मसला उस पर ना डिक्टेशन चल रही होती है, फड्डे पड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक छोटी मोटी वीडियो बना दूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब हम लोग कोई प्लॉट की डील करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक डीलर हूं, आप क्लाइंट हैं, तो मैं आपसे प्लॉट एक बाय करने जा रहा हूं। ख़रीदारी के लिए जब मैं आपके पास आता हूं तो मैं आपको एक टोकन देता हूं और उस पर एक फिर बयाना होता है, या हम लोग वैसे डील कर लेते हैं, तो उस पर फड्डे निकल आते हैं। उन फड्डों को डिस्कस करने के लिए, उस लड़ाई झगड़े को डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। मेन पॉइंट जिस पे ये सारे इश्यूज चलते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, वो होता है बयाना पेपर। हम लोग प्लॉट सेल करने जाते हैं, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि लेट्स सपोज मैं डीलर हूँ, आप क्लाइंट हैं, तो मेरी बातचीत होती है, आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि आप आके कोई प्लॉट की डील करना चाह रहे हैं मेरे साथ, आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, आप मुझे कॉल करते हैं मेरे ऑफिस में, तो मैं हाजिर हो जाता हूँ टोकन लेके आपके पास, क्योंकि मैं एक डीलर हूँ। ये मेरी स्टोरी के अंदर मैं एक डीलर चल रहा हूँ, आप मेरे क्लाइंट चल रहे हैं। मैं आप लोगों के पास आता हूँ, मैं आपको एक 50,000 रुपये टोकन करता हूँ कि ये लें आपके प्लॉट का, ये टोकन है, डील मेरी होगी 45 लाख के अंदर आप लोगों के साथ, 1% कमीशन हो गई मेरी। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। उसके बाद आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा ना इसका बयाना कर लो या हैवी टोकन कर लो, मैंने ये सुना हुआ है, मैंने वो सुना हुआ है, मेरे एक फलां अजीज़ थे उन्होंने बयाना लिया था, आप मुझे 5 लाख बयाना कर दो, मेरे फलां अजीज़ थे उन्होंने 2 लाख बयाना लिया हुआ था, आप 2 लाख कर दो। मैं एज डीलर, मैं अपने आप को एक डीलर शो कर रहा हूँ आपके सामने, बार बार यही कहूँगा। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, इसकी एनडीसी करवाएं। जैसे ही आप इसकी एनडीसी करवाएंगे मैं आपको बाकी के पैसे आप लोगों को पे कर दूंगा, मेरा क्लाइंट आके मुझे दे देगा। उसके बाद डेफिनेट आप लोग एनडीसी करवाने के लिए आते हैं, चीज़ें डिसाइड नहीं हैं। अब ये इस बात को याद रखिएगा, चीज़ें डिसाइड नहीं हैं कि मैंने आपको कितने पैसे देने हैं, किस टर्म पे पैसे देने हैं, मैं आपको एनडीसी के बाद फौरी को पैसे दूंगा, मैं पे ऑर्डर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, आप पे ऑर्डर बनवाना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, आप कैश लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे, या आप एनी अदर किसी और बंदे का नाम का पे ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं हुई। एक डीलर कोई चीज़ डिसाइड नहीं करता आप लोगों के साथ, वो ओपन स्पेस के साथ आप लोगों के साथ डील करता है। वो चाहता है, डीलर चाहता है कि उसको कोई ना पूछे, वो बाद में जिस मर्जी बात पे भड़ा डाल ले। खैर आपने एनडीसी करवा दी, परमिशन ले ली बहरिया से, डेट फाइनल होगी, फलां दिन इसकी ट्रांसफ़र होगी। अब आप 5 लाख मांग रहे थे, तो मैं आप आएंगे तो मैं आपको 1.5 लाख रुपया दे दूंगा कि ये लें 2 लाख रुपया, मेरी और आपकी डील हो गई। और मैं आपसे रिसीविंग ले लूँगा, आपसे अपने लेटर हेड पे ले लूँ, आपसे वाइट पेपर पे ले लूँ, आपसे 100 रुपये वाले टोकन रसीद पे ले लूँ, मैं आपसे एम्प्टी स्टैम्प पेपर पे लिखवा लूँ, वो मेरी मर्जी है एज डीलर। मैं आपसे लिखवा लूँगा कि मैंने आपको ये पेमेंट पे कर दिया है, मेरी आपकी डील इतने की हो गई है, सारी चीज़ें। अब लेट्स सपोज बाज़ दफ़ा कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे आज ही मेरे ऑफिस के अंदर एक डील हुई, डील डिसाइड हुई कि हम लोग इसकी एनडीसी ट्रांसफ़र डील करेंगे, 3 लाख रुपया दे दिया गया, और बाद में पता चला कि सेलर जो हैं, सेलर भाई फाइलर होने के लिए चले गए हैं। अब जो परचेज़र था, जिसने प्लॉट लेना था, उसने आउट ऑफ कंट्री जाना था। अब सेलर जो है वो फाइलर होने के लिए गया है, क्योंकि जो टैक्सेस लग चुके हैं, फाइलर नॉन फाइलर को 2-2.5 लाख का गैप है। तो इसलिए वो आज पता चला कि वो भाई तो फाइलर होने गए थे, तो फाइलर तो उन्होंने कर दिया लेकिन अपडेट नहीं किया, 1 हफ्ते के बाद अपडेट होगा। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे बेतहाशा फड्डा बढ़ गया। परचेजर कह रहा है कि मैंने आपको 3 लाख पे किया है, आप मेरा वो 3 लाख दें। सेलर कह रहा है मैंने 3 लाख नहीं देना क्योंकि मेरी आपसे डील डन हो चुकी थी। अब जो मर्जी हो, अब वो 3 लाख देने को तैयार नहीं है, वो 3 लाख लेके बाहर जाना चाह रहा है। अब सेलर को ये है मेरी डील बैक हो रही है, फिर वो सारे इश्यूज आ गए, लड़ाई झगड़ा, वही फटे। कुछ टाइम पहले मेरी एक पंचायत में जाना हुआ, 2-4 ऑफिस छोड़ के, वहां पे भी इसी तरह का फड्डा था। वहां पे वो परचेजर ने फड्डा डाला हुआ था कि जी इसमें कोई एक्सेस बढ़ गई है प्लॉट के अंदर, तो वो मैं पे नहीं करूंगा, सेलर मुझे पे करके दे। लेट्स सपोज 10 मरले का प्लॉट था, वो उसमें कॉर्नर था। समटाइम होता है कि कॉर्नर के अंदर बहरिया एक्स्ट्रा लैंड ऐड कर देता है, कोई लेट्स सपोज 25 स्क्वायर फीट, 75 स्क्वायर फीट, 2 मरला 2.5 मरला। अब वो उसमें निकल आई थी। अब वो आगे आ गई कि ये इसमें जो एक्सेस लैंड है वो आपने पे करनी है। परचेजर कह रहा है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो आपको पे नहीं कर सकता। अब सेलर कह रहा है आपने पे करनी है मौके पे।
अब वो एक फड्डा लड़ाई ट्रांसफर तो ना हुई, फड्डा पड़ गया, 5 लाख बयाना था, वो बयाना वापस नहीं कर रहे थे सेलर। परचेजर कह रहा था मैं स्टे ले लूंगा, उसने जाके स्टे ले लिया। स्टे के बाद ये पंचायत लग गई। अब वहाँ बैठ के बातचीत। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे की तरफ। होता क्या है कि इसी तरह हम लोग कोई ना कोई डील कर लेते हैं, टोकन ले लिया, दे लिया। मेरे साथ आपने जिस तरह मैं एक स्टोरी बोर्ड बना के सुना रहा हूँ आपको कि इसी तरह एक डील हुई। अब वो 2 लाख रुपया मैंने आपको पूरा कर दिया। अब जब आप ट्रांसफर के लिए आते हैं, एनी हाउ कोई भी इशू आ सकता है। अक्सर फाइल्स के अंदर पेपर गुम हो जाता है, क्योंकि जो ओवरसीज क्लाइंट है वो उसने 12 साल 14 साल पहले एक प्लॉट खरीदा, उसकी फाइल घर पे पड़ी हुई थी, या वो आउट ऑफ कंट्री साल ले गया था फैमिली के साथ ही, तो वहां पे उसने रखी, कोई पेपर गुम हो गया तो वो वापस आया, तो कम से कम 2 से 2.5 माह डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा रिन्यू करने के लिए लगते हैं। फर्स्ट फटा। दूसरा फटा, सेलर एंड पे कह देता है जी कि मैंने आप लोगों से सिर्फ कैश ही लेना है। अब जो क्लाइंट है मेरा या किसी और का जो परचेजर है वो कह रहा है कि मैं तो पे नहीं करूंगा, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, तो मैं तो पे ऑर्डर पे जाऊंगा या मैं चेक पे जाऊंगा, मैं कैश पे नहीं करूंगा। फटा नंबर 2। अब तीसरा फटा जो सेलर अक्सर डाल देता है, जी मैं तो फलां दिन फ्री नहीं हूं, मेरी तो शादी आ गई घर पे, मैं 2 हफ्ते के लिए फ्री नहीं हूं, हालांकि परचेजर ने आउट ऑफ कंट्री जाना है या वो बिजी है, वो आउट ऑफ सिटी से आया है, वो फटे। फटा नंबर 4, कमीशन पूरी नहीं दी, फटा पड़ गया। कोई और इश्यूज आ गए, फटा पड़ गया क्लाइंट से। अब समटाइम ये होता है, मैं एक डीलर हूं, मैंने एक प्लॉट बेचा है, एक मिडल मैन कोई और डीलर था, अब उसके आगे क्लाइंट नहीं है, उससे और आगे एक क्लाइंट है, थर्ड वन पे, उस क्लाइंट को उसने प्लॉट बेचा। जाहिर है मैं कमीशन ले रहा हूं आपसे 1%, अगला डीलर आपसे 1% कमीशन ले रहा है। मिडल मैन तो कुछ भी नहीं ले रहा ना उससे ना इससे, तो उसने जाहिर क्या करना है, 25-50 हज़ार प्लॉट ऊपर बेचना है। अब वो बाज़ दफ़ा होता है जो दोनों क्लाइंट्स बैठते हैं, हम लोग बिठा देते हैं अक्सर आपस में, तो वो रेट पे जब डिबेट होती है तो वो 50,000 का गैप लगता है, तो वो कहते हैं ओह नो मेरा 50,000 रुपया, मैं तो ये डील नहीं बेचूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, फिर फड्डा। अब इन फड्डों के नतीजे में होता क्या है, या तो सेलर स्टे ले आता है या परचेजर स्टे ले आता है, या अगर दोनों बंदे फड्डा डाल रहे हैं तो डीलर दरमियान में स्टे ले आता है। तो होता क्या है, जिसका स्टे लग गया जिसके प्लॉट के ऊपर, वो परेशान होता है, ना तो वो जाकर स्टे तोड़वा सकता है क्योंकि ये 6 माह साल इसी तरह खिंचता जाता है, ना बहरिया सोसाइटी इसमें कोई हेल्प आउट करती है, जी वो डीलर्स हैं इनको हम समझाते हैं, बहरिया कहता है कि हम किसी काम में नहीं है, आप जाने, डीलर जाने, क्लाइंट जाने, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अब तीसरी बात ये है कि आप फिर बैठ जाते हैं आराम से, फिर वकीलों को पैसे दें और मसले करें, फिर उसके बाद होता क्या है, वही होता है जो स्टे जिसने लगाया होता है उसकी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले करने पड़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर सारी चीज़ों का हल क्या है। अब इसका एक हल जो सरकार ने निकाला है, 1200 रुपये का पंजाब बैंक एक स्टैम्प पेपर इशू करता है, जिसको हम बयाना पेपर कहते हैं। हमेशा चाहे आप सेलर हैं चाहे आप परचेजर हैं, आप डीलर के साथ एग्रीमेंट करें और उसके बाद आप डीलर को ये बोलें कि मैं, अगर तो आप सेलर हैं तो सेलर आप डीलर के साथ इस पे एग्रीमेंट करें जो भी आप उसके साथ डील करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो परचेजर है। ये नहीं है कि वो डीलर है तो वो परचेजर नहीं है, वो परचेजर है। उसके साथ फाइनल आप डील करें कि भाई मेरे कितने का प्लॉट आप मुझसे ले रहे हैं, 45 लाख का, कमीशन आप कितनी लेंगे, 1%। उसके बाद टाइम कितना होगा, सबसे मेन काउंटिंग इस पूरी डील के अंदर होती है कि टाइम कितने पे आप ट्रांसफर लेंगे। उसकी वजह ये है, लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं फाइलर, वो परचेजर कहते हैं मैं फाइलर होने जा रहा हूँ, लेट नहीं आप हो सकते क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। परचेजर कहता है जी मेरे कोई और मसले मसाइल हैं, फिर उसमें आप फंसेंगे। अब जो बाज़ दफ़ा होता है कि इसमें काफ़ी गंभीरता आती है, काफ़ी मसले आते हैं, उसका ये होता है फिर आप डीलर से जब एग्रीमेंट कर लेते हैं, टाइम डिसाइड हो जाता है, तो फिर आपने उस टाइम के अंदर डीलर ने आपसे ट्रांसफ़र लेनी और देनी होती है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेता तो एग्रीमेंट पे ये लिखा होता है, सरकार की एक स्टैम्प के साथ लिखा होता है कि अगर डीलर डील बैक करता है तो डील बैक करने की वजह से उसका जो बयाना आया होगा वो आप वापस ना करने के हकदार हैं, कि आप उसको वापस ना करें और प्लॉट की डील बैक कर दें। उस पर वो कभी भी अगर स्टे लेने की जरूरत करेगा तो वो बयाना पेपर आपके पास होगा, जज के सामने जब आप पेश करेंगे जज डील कैंसिल कर देगा और वो जो 4-5 लाख रुपया या 10 लाख बयाना लिया हुआ है वो आपका होगा। इसका मतलब है ये बेनिफिट हो गया। अब मैं इसी तरह वापस आता हूँ परचेजर की साइड पे। अगर लेट्स सपोज परचेजर के साथ ये डील हो रही है, सेम एज वो डीलर, अगर मिडल मैन डीलर है, अगर आप क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो फिर डीलर के साथ आप भी एग्रीमेंट करें, एक एग्रीमेंट अपने नाम से इशू करवाएं। सेम सिचुएशन, ये डील इतने में हो रही है, कमीशन कितनी दूंगा, 1%, और उसके बाद और क्या चीज़ें होंगी कि ट्रांसफ़र का टाइम क्या होगा, मैंने पे ऑर्डर लेना है, मैंने और कुछ नहीं लेना, मैं कैश नहीं लूँगा, मेरी डील इससे ज़्यादा आगे ना जाए क्योंकि मेरा टाइम इतना फिक्स है, मैंने फ़लाँ टाइम पे फ्लाई करना है मुल्क से बाहर,
तो ये सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस होंगी और रिटर्न में आएंगी। चाहे आप सेलर हैं परचेजर हैं, आप मिडल मैन जो आपका डीलर है उसको बोलें यार मेरी रिटर्न आपने सेलर के साथ करवानी है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डील डायरेक्ट आप सेलर के साथ कर दें। अगर कोई मिडल मैन है उसका 20, 25, 50 हज़ार है, नो प्रॉब्लम, मैं वो दे दूंगा, मैं पे कर दूंगा। अगर इतना 25-50 का कोई आपका फ़र्क हुआ कोई मसला नहीं, मैं उसको दे दूंगा, मैं पे कर दूंगा। लेकिन आप मेरी डायरेक्ट सेलर से एग्रीमेंट करवाएं, मेरा स्टैम्प पेपर उसके साथ साइन करवाएं। और अगर सेलर हैं आप तो सेलर भी सेम है डीलर से कहे कि मैं डायरेक्ट परचेजर के साथ ये रिटर्न करूंगा, ताकि ये दोनों चीज़ें इक्वली और अच्छे अंदाज से सिमट जाएं। टाइम डिसाइड हो, रेट्स डिसाइड हो, क्योंकि आप लोग आपस में बैठेंगे तो आपको पता होगा आपने पे ऑर्डर देना है, क्या करना है, कैश देना है, नहीं कैश देना। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक डील की तो जो सेलर था वो कह रहा था मुझे चाहिए सारा कैश, क्योंकि मैंने डील ही इसी तरह की हुई, मैंने कैश ही लेना है। अब जो परचेजर था वो बेचारा सरकारी जॉब करता था, तो वो कहाँ से ला के दे। अब वो 15 लाख रुपया बयाना कर चुका था, 1 करोड़ की डील थी, अब वो इतनी डील फंसी हुई थी, फिर कोई सिचुएशन समझ नहीं आई। वो कह रहा था मैं बयाना वापस नहीं करूंगा, वो कह रहा था अगर आपने डील करनी है तो बयाने से बयाना वापस करें, रिटर्न कोई भी नहीं दोनों के पास। बिल आखिर फिर हमें वहाँ पे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अच्छा जी आप हमारे अकाउंट में पेमेंट डालें, फिर हम लोग कोई और किसी अकाउंट में डालते हैं, थोड़े थोड़े करके हम लोग 25 का उसके अकाउंट से पे ऑर्डर बन गया, 25 का उसके अकाउंट से बढ़ गया, 25 का उससे बन गया, 25 का उससे बन गया, इस तरह करके 1 करोड़ के 4 पे ऑर्डर्स बने और वो उसकी ट्रांसफ़र ली गई। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो 25 का पे ऑर्डर बनाएगा, जो फलां ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, वो फलां ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, वो आप लोगों से इसका जुर्माना लेगा। अगर तो आप परचेजर हैं तो बोलें सेलर के साथ मेरी जो कमिटमेंट है उसको फाइनल करवा दो, एग्रीमेंट करवा दो, स्टैम्प पेपर के ऊपर 12,000 का जो पंजाब बैंक इशू करता है वो वाला वहाँ से बाय करें, अपने नाम से इशू करवाएं, परचेजर के साथ बैठ के उसको रिटर्न करें, सेलर के साथ बैठ के रिटर्न करें। कम से कम ये होगा कि उससे चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। आपने पे ऑर्डर लेना है, अगली पार्टी बोलेगी मैंने नहीं देना, तो उसी वक्त डिसाइड होगा। आपने किसी और भाई के नाम आपका पे ऑर्डर बनना है क्योंकि आपका अकाउंट नहीं, आप आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, तो उस वक्त भी फिर डिसाइड होगा कि भाई के नाम का बनेगा। उस वक्त तो सेलर परचेजर डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन बाद में ये मानते नहीं है कि मैं नहीं, ये वाला चलता रहता है। उसमें बड़े फड्डे आ जाते हैं। फिर इस तरह ये होगा कि चीज़ें रिटर्न में होंगी, जैसा फैसला देंगे कि जो बयाना आपने लिया है वो आप जब्त कर सकते हैं और उसको कह देंगे, उसका स्टे खारिज कर देंगे, उसके बाद आप इजी हैं। इसी तरह परचेज़र का मामला है, अगर परचेज़र ये इस तरह सारे मामला को करता है, वो रिटर्न ले चुका है, सेलर उससे अगर वो इनकार कर रहा है, चीज़ों को डिसाइड नहीं कर रहा, चीज़ों को फाइनल नहीं कर रहा, देन आप स्टे लेके वहाँ पे अदालत में जाते हैं तो जज आपके हक में फैसला देगा, या तो सेलर आपको डबल बयाना वापस करेगा या आपको प्लॉट देगा। अगर तो चीज़ें रिटर्न में है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें रिटर्न में है। अब तीसरी बात करते हैं मैं अब डीलर्स के हवाले से। अब सेलर परचेजर डील भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ पे मैं ख़ास फोकस करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों का। बाज़ डीलें होती हैं जिसमें मैं अगर डीलर हूँ तो आप मेरे पास सेलर है तो मैं डील बेच रहा हूँ, तो ज़ाहिर परचेजर है तो वो परचेजर किसी और डीलर के पास है। अब हमारे तो लिंक्स नहीं है। लेट्स सपोज मैं जोहर टाउन में हूँ, अगला बंदा बहरिया में बैठा है, तो एक डील हो रही है। अब जोहर टाउन वाला बहरिया में किसी से बात करेगा, बहरिया में को जो बैठा हुआ है वो लड़का है, उसका दोस्त है, वो किसी और डीलर से बात करेगा यहाँ प्लॉट चाहिए। वो अगले वाला डीलर फिर उसको पता है कि किस डीलर के पास ये प्लॉट है, वो उसके पास जाएगा। इसका मतलब 3-4 डीलर्स आ गए। बाज़ दफ़ा डील इस तरह हो जाती है कि अब वो ज़ाहिर है सारे डीलर्स हैं, अल्लाह मियां ने उनका रिज़्क लगाया हुआ। ये नहीं होता कि मार्केट से महंगा प्लॉट आपको सेल करते हैं। मार्केट के रेट पे आपको 25-25 हज़ार डलते डलते 2-3 डीलर्स का 4 का लाख रुपया बढ़ जाता है, लेकिन वो मार्केट रेट के अंदर रहता है। उस पर सम टाइम क्लाइंट्स को पता लगता है, सेलर परचेजर आप लोगों को पता लगता है, तो आप फटा डाल देते हो, लाख रुपया कट ले इन्होंने बिचों। तो वो मिल के इस डील को क्लोज करना चाहते हैं, यार इन्हों दसिए भी ना तो असी जाके ट्रांसफर करवा दिए। ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसमें डीलर स्टे लेके आता है, फिर क्योंकि डीलर ने सेलर से भी रिटर्न किया होता है, परचेजर से भी रिटर्न किया होता है। ये छोटा मोटा इसको छोड़ दिया करेंगे, यार उसने 25 हज़ार कमा लिया, उसने 25 हज़ार कमा लिया, ये होता है। डीलर्स के बेचारे कहाँ से खाएंगे? तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग भी सोचा करेंगे, यार ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मिलजुल के इसको फाइनलाइज कर लिया करें। आपके लिए ही डीलर्स मेहनत करते हैं और आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट लेके देते हैं। अब सारी चीज़ें मेरा ख्याल है खोल के मैंने रख दी हैं, ये अंदर की बातें थी, मैं बता दूँ क्योंकि अक्सर यहाँ पे फड्डे, लड़ाई झगड़े ये चलते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की हों, थोड़ी सी शफाफ डील्स होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ एज डीलर मैं सेलर को भी बता दूँ, परचेजर को भी बता दूँ, खुद भी अंडरस्टैंड करूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग रिटर्न की शेप में लेके आएंगे तो फड्डे नहीं पड़ेंगे। होता क्या है, सेलर कहता है यार कोई गल नहीं, यार आ गया 2 लाख, ओके ठीक है मैं ट्रांसफ़र देना आ जाऊँगा। बाद दफ़ा होता है परचेजर कहता है यार कोई गल नहीं टोकन आ रहा, टोकन फड़ तू मेरा 10 लाख टोकन ले ला। आगे वो डीलर 5 लाख देता है, 5 अपनी जेब में डाल देता है, रिटर्न ही कोई नहीं होता उस चीज़ का। कल को कोई फड्डा पड़ता है तो अगला क्लाइंट कहता है ये 5 आप वापस लें, वो 5 किधर गया जो आपने डीलर को दिया है। लड़ाई झगड़े के अंदर वो 5 लाख आपका गुम हो जाता है।
इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि रिटर्न में लेके आए चीज़ें, रिटर्न करेंगे, सुन्नत अमल है, नबी पाक का हुक्म है कि रिटर्न में लेके आए डील को, एक सुन्नत अमल से करने की कोशिश करें ताकि इश्यूज़ ना आएँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी मैंने आप लोगों का टाइम भी ले लिया और अच्छे तरीके से मैंने आपको अवेयरनेस दे दी इन चीज़ों पे। इंशाल्लाह कोई नए इशू पे, कोई नई चीज़ पे इंशाल्लाह वीडियोस बना के आपके सामने दोबारा आऊँगा। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन दबाएं, कमेंट्स दें, वीडियो शेयर करें। समझ नहीं आती आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियोस को, क्या मोहब्बत नहीं है मुझसे या आप चाह नहीं रहे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं? अगर तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।